The prospect of biotechnology, definition, scope, and importance. So we all are familiar with what are the chemical components of life. जो हमारा शरीर है वो कुछ केमिकल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट आर दोस कंपोनेंट्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट्स जो कि मेजर कंपोनेंट्स हैं, इनसे हम मिलके हमारा पूरा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा ही नहीं पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलके बना हुआ है। ठीक? और इसमें से जो हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स में जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे है और ये क्या काम करता है और कैसे इसको एज ए टूल अब जो है रिसर्च में यूज किया जा रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो न्यूक्लिक एसिड को अगर हम लोग देखें तो दे आर टू टाइप्स, एज यू आर फेमिलियर ऑलरेडी, डीएनए एंड आरएनए। बायोलॉजी में हम लोग सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, होल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज एंड देयर केमिकल कंपोनेंट्स। लेकिन जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जो हम लोग कोर्स स्टडी करेंगे उसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी अबाउट डीएनए, आरएनए एंड एंजाइम्स व्हिच आर रिस्पांसिबल टू इंटरेक्ट विद न्यूक्लिक एसिड एंड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी एट ए मॉलिक्यूलर लेवल। तो आई होप कि मतलब आप लोग बायोलॉजी आप लोगों ने किसका किसका कोर्स था? आर यू फेमिलियर विद बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टर्म्स? एनी स्टूडेंट? सारे बायोलॉजी के हैं या मैथ के भी हैं इसमें, मैथ बैकग्राउंड से? तो कुछ बायोलॉजी के हैं, कुछ मैथ्स के हैं। तो इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि मैं अपने लेक्चर को थोड़ा सा बेसिक रखूंगा जिससे कि आप मैथ बैकग्राउंड वाले भी उसको आसानी से समझ पाएं। तो इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। हम लोगों ने जैसे देखा कि हमारा बॉडी चार कंपोनेंट्स जो केमिकल मेजर कंपोनेंट्स उनसे मिलकर बना है। इसमें से जो न्यूक्लिक एसिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है कि वो इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है जनरेशन टू जनरेशन। और अगर हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो इससे डीएनए एंड आरएनए, है ना, डीएनए, आरएनए और कुछ एंजाइम्स हैं जो कि इन इसमें हेल्प करते हैं। So, with the help of molecular biology technique, we utilize DNA, RNA एंजाइम और उसको ऐसा यूज करके हम लोग क्या करते हैं? उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे है और उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद हम लोग उसको बायोटेक्नोलॉजी में एज ए टूल यूज करते हैं। तो अगर हम लोग डिफिनीशन देखें बायोटेक्नोलॉजी की तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सिस्टम प्रोसेसेस टू मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज। बायोटेक्नोलॉजी is the use of living organism and their components in agriculture, food and other industrial process, या फिर एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी डिफिनेशन आप इसमें यूज कर सकते हैं। ओवरऑल थिंग इज दैट कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं या फिर उसके किसी कंपोनेंट के, उसके किसी प्रोटीन के पार्ट को यूज करके हम लोग किसी भी एरिया में यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के एरिया में, फूड में, या फिर बहुत सारी मेडिकल थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन होती है उसमें यूज कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपने क्या किया? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के को यूज किया या उसको कंपोनेंट को यूज किया फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो मोस्ट ऑफ द अगर हम लोग देखें तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म नया है, दिस इज द न्यू टर्म बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन जो इसके पीछे इसका जो थीम है वो बहुत ओल्ड है। इट इज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन।
तो बायोटेक्नोलॉजी जैसे मैंने डिफिनेशन में आपको बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर उसके किसी कंपोनेंट को यूज करते हैं। तो ये जो चीज है ये तो बहुत पहले से होती आ रही है। लाइक फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज द ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस which is discovered by the prolonged soaking grains and sorting the juice of fruits and palm। ये बहुत ओल्ड प्रोसेस है। फर्मेंटेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। ठीक है। अदर अर्ली प्रोसेस हम लोग मिल्क वगैरह, कर्ड, प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, दीज आर द वेरियस डिफरेंट प्रोसेसेस लिविंग द ब्रेड, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, दीज आर द वेरियस प्रोसेस जो कि ऑलरेडी मैन ह्यूमन काइंड सिविलाइजेशन में फेमिलियर थे। तो बायोटेक्नोलॉजी एक टर्म है जो कि न्यू टर्म है, लेकिन जो इसका प्रोसेस है दिस इज द ओल्ड प्रोसेस। नाउ डेज बायोटेक्नोलॉजी हैज अचीव। अब इसके जो हम पहले जो है इस प्रोसेस को हम लोग यूज करते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये क्यों होता है। हम लोग बस इतना जानते थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग स्टॉकिंग ऑफ ग्रेन एंड सॉर्टिंग द जूसेस ऑफ द फ्रूट्स, उससे हमको विनेगर या कर्ड का एक प्रोसेस हमको पता था, लेकिन ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या साइंस है, ये पता नहीं था। तो नाउ-a-days biotechnology has achieved greatest advancement in the field of recombinant DNA technology, PCR, सेल कल्चर एंड फ्यूजन। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का नाम आया हुआ है ना। सेल कल्चर, पीसीआर, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ, जिससे कि अब हम लोग और एडवांस चीज़ें कर पाते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। ये थोड़ा से हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। ये स्लाइड मैं आपको दे दूंगा तो आप लोग इसमें आसानी से इसको पढ़ पाओगे। Okay, now we will classify the biotechnology. On the basis of their development, we can classify the biotechnology into three different eras: ancient biotechnology, classical biotechnology, and modern biotechnology. मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? Is my voice clear? Yes, sir. Okay. So ancient biotechnology. Ancient biotechnology not known when the biotechnology. हम लोग जानते ही नहीं ये biotechnology कब शुरू हुई। बायोटेक्नोलॉजी में हम जैसे मेंशन किया कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज तो एंसेंट एरा में भी यूज किया जाता था। तो यहाँ पे आप स्केचेस देख पा रहे हो, यहाँ पे यूज किया जा रहा है ना, फॉर द क्रॉपिंग। तो फ्यू रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन बिसाइड प्री हिस्टोरिक कार्विंग एंड स्केचेस। तो वहाँ से हमको पता चलता है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। मोस्ट अर्ली बायोटेक्नोलॉजी फोकस्ड ऑन फाइंडिंग फूड। लेकिन जो अर्ली बायोटेक्नोलॉजी थी वो क्या थी, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए थी कि हमें जो ह्यूमन नीड है उसको फुलफिल करना है। क्या ह्यूमन नीड मेनली थी, फूड की। तो यूजफुल प्लांट हम लोग ढूंढते थे, अलग अलग टाइप के प्लांट को ढूंढते थे, उसको ला के वाइल्ड और कल्टीवेट करके उसको डोमेस्टिकेट करते थे, है ना। डोमेस्टिकेट करके आसपास क्रॉप उगाने की कोशिश किया करते थे उस टाइम में। Useful plants were brought in from and wild and planted near the dwelling. Food preservation most likely came from unplanned events। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हम क्रॉप उगाने लगे या फिर मीट वगैरह को हमने यूज किया, है ना, उसके बाद क्या है कि इसको लॉन्ग टर्म में वो क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। तो उससे बचने के लिए प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का डेवलपमेंट हुआ। तो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक को देखा गया कि एक खास टेम्परेचर पे या फिर हम उसको स्टोर करके कैसे रखा जाए कि जिससे हम लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज कर पाए। तो ये भी एक पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी है। So in the early ancient biotechnology, domestication of plants and animals played a key part in the early development of biotechnological practices. So early humans learned hard lesson from the food preservation। तो उन्होंने फूड प्रिजर्वेशन की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक जो कि हमको अब पता चलती हैं, जो टाइम के हम लोग हिस्टोरिकल जो हमको मिले हैं फाइंडिंग्स, उससे हमें ये पता चलता है कि सम फूड रॉटेड वाइल अदर फूड चेंज शेप एंड वुड स्टिल बी ईटेबल। तो कुछ फूड जो थे वो जल्दी खराब हो जाते हैं और कुछ फूड जो है वो ईटेबल रहते हैं। ये चीज़ें हम लोग सेग्रीगेट कर पाए, उन चीज़ों में कौन से खराब होने वाले फूड हैं उनको अलग रखिए और जो नहीं खराब होने वाले फूड हैं उनको अलग रखिए। फूड स्टोर इन ए कूल केव, उनको कूल केव में या फिर हीटेड बाय ए फायर, जब किसी चीज को हीट कर देते थे तो वो आसानी से स्पॉइल नहीं होती, उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती थी। इमर्जिंग फूड इन स्टोर लिक्विड प्रिवेंटेड फूड डीके। फूड कुड स्टोर लेदर बैग्स और क्ले जार। ये फाइंडिंग्स हमें हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स मिली है कि वो लोग इन सब चीजों में अपना फूड को स्टोर किया करते थे। दिस इज आल्सो अ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके
और उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ टेक्निक्स का डेवलपमेंट हो रहा है। Cheese was one of the first product made by through biotechnology. Strains of bacteria and rennet and enzyme found in the calves of stomach lining were added to milk. और आजकल हम लोग देखते हैं कि रेनेट जो एंजाइम है उसको हम लोग जेनेटिकली इंजीनियरिंग की मदद से बनाते हैं। हम लोग पहले इसको काफ स्टमक लाइनिंग से लिया करते थे, अर्ली एरा में भी ये था। तो सम चीज डोंट इवन यूज इट। Certain yeasts are fungi used to make bread rise by producing a gas in dough, है ना। तो ईस्ट का यूज किया जाता था। विनेगर वाज फॉर्म, लेकिन इन चीजों का नाम मतलब क्यों होता है ये चीजें हमें पता नहीं थी। लेकिन अर्ली फाइंडिंग में हिस्टोरिकल फैक्ट मिले हैं कि वो लोग चीज बनाना जानते थे। फंजाई ईस्ट वगैरह का यूज करके उसमें ब्रेड बनाना जानते थे। विनेगर वगैरह, फर्मेंटेड जूस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फ्रूट ग्रेप्स, इन चीजों को वो बनाना जानते थे। So fermentation, one of the oldest process, existence of microorganisms, their role in contaminating food are recent discoveries, है ना। लेकिन ये dating back 200 years ago. Bread making, earliest bread were unleavened. Fermented dough probably discovered by the accident. Egyptians and Romans both used fermented potatoes. लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। और हम लोगों को 5000 बीसी बिफोर क्राइस्ट, 5000 बीसी मिल्क कर्ड टू मेक चीज वाज मेड इन मेसोपोटामिया। वहां से भी हमको ये फाइंडिंग्स मिले हुए हैं कि वहाँ लोग चीज बनाना जानते थे। 4000 बीसी चाइनीज वाज यूज्ड टू मेक योगर्ट, चीज एंड विनेगर, beverages, beer making. So these are the various products brewing make an art form 14th century AD. तो फर्मेंटेशन के थ्रू वाइन मेकिंग ये हमको मिला हुआ है। ओरिजिनेटेड इन वैली ऑफ टिग्रिस रिवर, फर्स्ट मेड बाय एक्सीडेंट विद ग्रेप्स कंटेमिनेटेड बाय ईस्ट। ये एक्सीडेंट से, ये माना जाता है कि ये एक्सीडेंट से हुआ होगा, किसी ने उसके अंदर इस तरह से ग्रेप्स का जूस भर दिया और वो कंटेमिनेट हो गया बाय ईस्ट, और उसके से ये प्रोसेस शुरू हुआ बाय एक्सीडेंट। और डोमेस्टिकेशन जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट था। डोमेस्टिकेशन इज द एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दे कैन बी कल्चर। डोमेस्टिकेशन क्या है? डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डोमेस्टिकेट करते हैं, उसको कल्चर कर सकते हैं और उसको अपने यूटिलाइज में यूज कर सकते हैं। और ये हमें देखा गया कि मिडिल ईस्ट में 11,000 की 12,000 ईयर्स एगो भी डोमेस्टिकेशन होता था। फूड सप्लाईज वर ऑफन सीजनल। उस समय फूड सप्लाई क्या होता, सीजनल होती थी, जब फूड एज सच वेरी लो इन टेम्परेचर। डोमेस्टिकेटेड प्लांट जैसे ग्रेन, collecting seed and growing fruit crops, understanding the seed had properly matured before it would be good food। तो इन चीज़ों की समझ जो है वो डेवलप हुई कि प्लांट्स को हमें अच्छा वाटर देना है, लाइट और न्यूट्रिएंट्स देंगे तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे, डोमेस्टिकेशन होगा। सेम इसी तरह एनिमल्स के केस में भी, रेजिंग एनिमल्स इन कैपिटिव बिगन अबाउट द सेम टाइम एज डोमेस्टिकेटेड प्लांट, एज पीपल फाउंड इट वाज इजियर टू हैव एनिमल क्लोज टू देम बाय हैंड। तो उन्होंने एनिमल को खाने के लिए, इसके अलावा फूड मिल्क के लिए और डिफेंस के लिए लाइक डॉग्स वगैरह को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। पीपल लर्न एनिमल्स नीड्स, हाउ दे ब्रीड एंड हाउ टू रेज यंग। तो ब्रीडिंग प्रोसेस शुरू हुआ, उसको डोमेस्टिकेशन किया गया। कैटल एंड शीप वर द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड फूड एनिमल। डोमेस्टिकेशन रिजल्टेड इन पीपल बीइंग एबल टू ग्रेटर एंड स्टोर फूड, लीडिंग टू फार्मिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन मेथड। और ये सारे डोमेस्टिकेशन के मेथड जो हैं आज भी यूज किए जा रहे हैं। फूड प्रिजर्वेशन वाले मेथड आज भी गांव वगैरह में, विलेजेस में, वहां पे भी ये चीजें अभी भी यूज की जा रही हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है अभी भी, एनिमल ब्रीडिंग, जिससे कि अच्छी ब्रीड्स का जन्म हो सके। रोमन लेफ्ट रिटन डिस्क्रिप्शन लाइव स्टॉक विच इज वाइट कैटल ऑन राइट। सिलेक्टिव ब्रीडिंग, हम लोगों ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग करा करा के सुपीरियर सीड्स कटिंग द ट्यूबर्स हैविंग बीन सिलेक्टेड thousands of years to save for next planting। इस टाइप से हम लोगों ने चीज़ों को डेवलप किया। सुमेरियन, इजिप्टियंस, रोमन्स कलेक्टेड एंड ट्रेडेड सुपीरियर सीड एंड प्लांट। लोगों ने सुपीरियर सीड्स की खोज की, उसको सिलेक्शन के मेथड बनाए, कैसे सुपीरियर सीड खोजे जाते हैं और उनको ग्रो किया। एवोल्यूशनरी चेंजेस हुआ फिर कॉर्न में। ये सारी कुछ चीज़ें आपका एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में देखा जाता है। तो ये सारी टेक्निक्स जो थी वो एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में थी। फिर आते हैं हम लोग क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी जो था उसमें ये था कि इस हम लोग ये जानना शुरू कर दिया कि ये चीज़ें क्यों होती, उस जो प्रोसेस था उसके बिहाइंड क्या साइंस है,
उसको समझना लोगों ने शुरू किया। कुछ ऐसी खोजें हुई जिसकी मदद से हम लोगों ने उस प्रोसेस को सही से समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस अर्ली में लोगों ने किया, लेकिन वो कैसे होता था उसके बारे में लोगों को पता नहीं था। लेकिन इन क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक फूड एंड फूड बेवरेजेस, selective breeding of animals and plants with desirable traits। ये एक फर्मेंटेशन प्रोसेस का आप लोग जानते ही हैं क्या होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। इट्स ए केमिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन सब्सटेंस ऑफ एन बैक्टीरिया और ईस्ट। बैक्टीरिया को भी यूज किया जाता है और ईस्ट को भी यूज किया जाता है। तो जो फूड है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है उसके कंपोनेंट में, और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईस्ट से करेंगे तो इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का प्रोडक्शन, लैक्टिक एसिड जो है बैक्टीरिया के प्रोडक्शन से बनेगा। तो इस टाइप से फर्मेंटेशन प्रोसेस में बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। और इसकी खोज क्यों होता है ये, एक one of the scientists, Louis Pasteur, he was the first demonstrate that experimentally that fermented beverages result from the action of living yeast transforming glucose into ethanol. He concluded that fermentation is a vital process and he defined it as a respiration without air. तो वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस को खोजा, फर्मेंटेशन को, कि ये ईस्ट के ईस्ट ट्रांसफॉर्मिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इथेनॉल में, और इसको एज बीवरेजेस यूज किया जाता है। और सो इससे ही कंक्लूडेड द फर्मेंटेशन इज ए वाइटल प्रोसेस एंड ही डिफाइंड द इट एज ए रिस्पिरेशन विदाउट एयर। इसके अलावा क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी टुक एडवांटेज ऑफ नेचुरल माइक्रोबियल जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स है उसकी भी हम लोग क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में एडवांटेज आई। कुछ एक आध साइंटिस्ट ऐसे हुए जो कि हम लोगों को बताया जिन्होंने कि कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है इन ट्रेड्स के लिए, तो उसका एडवांटेज लेके हम लोगों ने ब्रीडिंग प्रोसेस को और अच्छे से डेवलप किया। माइक्रोबियल प्रोसेसेज आर्टिफिशियल सिलेक्टेड फिनोटाइप्स, जेनेटिक ऑफ दीज सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म प्रोसीडेड नेचुरली। इसमें से वन ऑफ द साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आप लोग जानते होंगे इनके बारे में। ही डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उससे पहले लोगों को इसमें ज़्यादा पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ही डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और ये बताया कि जीन कम्स इन द पेयर एंड आर इनहेरिटेड इन डिस्टिंक्ट यूनिट। तो उनके कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो उन्होंने पी प्लांट पे किए थे। ये एक डिफरेंट स्टोरी है, अगर आपको टाइम मिले तो इसको पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ही वॉज अ स्टैटिस्टिशियन, और उसको उन्होंने यूज किया स्टैटिस्टिक को, और उससे ही प्रूव किया कि इन अपने लॉज को फ्रेम किया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ पेरेंटल जीन, देयर अपीयरेंस इन द ऑफस्प्रिंग, इस टाइप से। फिर अनदर साइंटिस्ट एक हुए एंटीवॉन लीवनहॉफ। उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जो ही डिस्कवर्ड ब्लड सेल्स, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंडर द माइक्रोस्कोप उन्होंने उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया। उन्होंने माइक्रोस्कोप की एक तरीके खोज किया, और उसके बाद उन्होंने अलग अलग सैंपल्स को देखा, और उन्हें पता चला कि वहाँ पे काफ़ी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो और इसी प्रोसेस में उन्होंने अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज किया। ही डिस्कवर्ड ब्लड सेल्स, माइक्रोस्कोपिक नेमाटोड्स, स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ वुड एंड क्रिस्टल्स। ही आल्सो मेड ओवर 500 माइक्रोस्कोप्स टू व्यू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। और इन्हीं चीज़ों को यूज करके उनकी क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप उसको देखेंगे अपने नोट्स में, आप लोग उसको ढूंढ के अपना समराइज करिएगा। उसको चीज़ों को यूज करके क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी और एंसेंट बायोटेक्नोलॉजी की जो इंफॉर्मेशन थी उनको कलेक्टिवली यूज करके अब धीरे धीरे एक नई इरा का जन्म हुआ, एडवांसेस इन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेड टू इनोवेशन एंड न्यू एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस कोर्स में समझेंगे, जानेंगे, अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी के यूज के बारे में। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में अब आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग मिलेगी। हम लोग जीनोम लेवल पे इंजीनियरिंग कर सकते हैं। हम इंजीनियरिंग का मतलब जानते होंगे, तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जीनोम को चेंज कर सकते हैं, हम लोग उनको बना सकते हैं, जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर जीन है उसकी क्लोनिंग किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, वी हैव द एबिलिटी टू डीएनए ऑफ मैनिपुलेट द डीएनए ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका हम लोग डीएनए ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम वी कंबाइन द डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए को हम लोग कंबाइन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब सेम है, सब में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, डीएनए और आरएनए। और डीएनए और आरएनए का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस सब में आपको केमिकल लेवल पे एक सिमिलरिटी मिलेगी, पूरे के पूरे सब सारे सेम है। तो अगर जब सब सेम है तो क्या हम उनके जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है उनको एक्सचेंज कर सकते हैं? और इसी की टेक्निक का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम लोग डिफरेंट सोर्सेस के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके अपने फायदे के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ जीन क्लोनिंग हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं उस डीएनए को। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज अब हो रहा है। काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाने में, जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया, डिग्रेड इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, एंटीबायोटिक्स, नए टाइप के एंटीबायोटिक्स को बनाने में, एडवांसेस इन हेल्थ केयर थ्रू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक मैंने यहाँ टेक्निक्स की ग्रोथ दिखाई हुई है। तो आप ये भी देख पा रहे हो कि एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी जो थी तो टेक्निक्स बहुत ही कम मात्रा में ग्रो होती थी, बहुत टेक्निक्स ज़्यादा नहीं थी उस टाइम में, ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं थी लोगों के पास। क्लासिकल में जब हुआ तो आप देखिए कर्व धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, नई नई इंफॉर्मेशन आने लगी पब्लिक के पास। और अब आप ये देखिए कि कर्व कहाँ जा रहा है, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट ये कहाँ जाएगा। हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, जेनेटिक्स वैक्सीन बना चुके हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को हम लोग जानते हैं, मोनोक्लोनल क्लोनल एंटीबॉडी हम लोग बना सकते हैं, इम्यून सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, पीसीआर टेक्नोलॉजी एक डेवलप किया हुआ है, क्लोनिंग, ट्रांसजेनिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दीज आर द वेरियस टेक्नोलॉजी जो कि ह्यूमन के वेलफेयर में और मैनकाइंड उसके वेलफेयर में यूज किया जा रहा है। These are the all of the summary of these three era: ancient, classical and modern biotechnology। तो अपने नोट्स में आप लोग इसको लिखिए कि डिफरेंट डिफरेंट एरा में क्या हुआ और कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का खोज हुआ। लुईस पास्चर के बारे में, अब ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। लुईस पास्चर मैंने बता ही दिया, जोकिची टैकेमिन, ही वाज द फर्स्ट टाका डायस्टेज, फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। उनको फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट एम्लोलिटिक एंजाइम की खोज किया था, आइसोलेट किया था, आइसोलेशन ऑफ एड्रिनलिन फ्रॉम द सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, इसे हम लोग एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो उसको उन्होंने आइसोलेट किया था। दिस वाज द फर्स्ट प्योर हार्मोन टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। किसी हार्मोन को हम लोगों ने नेचुरल सोर्स से आइसोलेट किया था। ये एक बहुत पाथ ब्रेकिंग स्टडी थी। फिर ये जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी, ये किसने दिया था? ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया था। रिसर्चर्स उनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में सही से कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने ये एक टर्म दिया था ओनली। हंगेरियन फूड मिनिस्टर कॉइन्ड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कैरोली एरके। डेनियल नेथन्स, he is a Nobel laureate. He introduced the method of using enzymes which act on DNA helix। तो डीएनए का खोज हो गया, उसके डीएनए डबल हेलिक्स से वही पता चल गया। लेकिन वेरियस एंजाइम्स जो है वो इन्होंने कुछ एंजाइम्स जो है यूज किए थे और उसको डीएनए के ऊपर काम करते थे। तो ही जो है फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बाई कई रिसर्चर्स के द्वारा इनको भी माना जाता है। पॉल बर्ग वो साइंटिस्ट थे जिनके कारण ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई। ही वाज द फर्स्ट जो इसके कारण उनको नोबेल प्राइज भी मिला, जो इन्होंने डेवलप किया रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स को, कैसे इसको यूज करना है, इन्होंने उस प्रोसेस को डेवलप किया। वाटसन एंड क्रिक आप लोग बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसके अलावा कुछ हमारे भी फेमस साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पुष्पा मित्रा भार्गवा, ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक सेंटर बनाया, सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर, जिसका काफ़ी पाथ ब्रेकिंग रोल है डेवलपमेंट में, आपके बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में इन इंडिया। इसके अलावा एक फेमस एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर ये आपकी किरण मजूमदार शाह, उसका नाम भी आपने सुना होगा इनका। तो he some people consider her father mother of biotechnology in India because she developed many commercial products from the utilization of biotechnology। और एक कंपनी है बायोकॉन, उसकी वो चेयरमैन और सीईओ हैं। Now we will discuss about importance of biotechnology। As you can see here, over a 6 billion people live on the earth।
अब इन 6 बिलियन पेपर में कितने ज़्यादा आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट इनकी ज़रूरतें हैं, उसकी ज़रूरतों को हम लोग कैसे पूरा करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम। इफ यू विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी कैन प्रोवाइड फूड, हेल्थ, हाउसिंग एंड अदर एरियाज इन्वॉल्व, पेट रेजिस्टेंट क्रॉप, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, टिश्यू इंजीनियरिंग भी अब हो रहा है, ठीक है, क्रिएट न्यू टिश्यूज। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग न्यू डिजीज प्रिवेंटिंग वैक्सीन बना रहे हैं। दीज आर द डिफरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इसी बायोटेक्नोलॉजी के यूज से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप देख पा रहे हो कि दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। पहले जब क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी के एरा में काफ़ी बच्चों की मौतें जन्म के साथ ही हो जाती थी, लेकिन हमारी मोर्टेलिटी रेट में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और नाउ वी हैव इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ पीपल, शेल्टर इन द फॉर्म ऑफ क्लॉथिंग, हाउसिंग एंड कंट्रीब्यूट ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। पीपल नीड फूड एंड वाटर टू लिव, दिस प्रोवाइड न्यू फील्ड। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। द टाइम बिटवीन द बर्थ एंड डेथ एक्सपेक्टेंसी हैज राइजन ओवर द पास्ट years, which adds to the population. The use of biotechnology has contributed to life extension. Scientists are seeking new products to further enhance the biotechnology to extend life expectancy. अब इसी में क्या है, कुछ एक आध जो टूल्स हैं वो ब्रांचेस डेवलप हुई हैं, और इन्हीं ब्रांचेस से कुछ यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है। बायो प्रोसेस, अब मैं समरी में ही आपको बताऊंगा, आप लोग डिटेल में यहाँ पे इसके बारे में पढ़िएगा, अपनी नोट्स में लिखिएगा खुद से। बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी पहली एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लिविंग सेल्स को यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर द डिजायर्ड प्रोजेक्ट। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने यूज किया, ईस्ट को, बैक्टीरिया को, और उससे कुछ प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया, और वो बैक्टीरिया कैसे काम करता है, उसकी कंडीशन क्या है, आपका प्रोडक्ट किस कंडीशन में बहुत अच्छा बनेगा, उन चीज़ों की जो स्टडी है उसको हम बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जीनोम का इंजीनियरिंग करना, टेक्निक ऑफ रिमूविंग, मॉडिफाइंग और एडिंग द जीन टू ए डीएनए मॉलिक्यूल टू चेंज द इंफॉर्मेशन इट कंटेन्स, is known more specifically as recombinant DNA technology. Product of recombinant DNA technology as a genetic modified organism, GMO, है ना, जी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको जीएमओ बोलते हैं। तो जीन फॉर ह्यूमन इंसुलिन, ये प्रोसेस हम लोग डिटेल में भी देखेंगे आने वाली क्लासेस में। तो यहाँ पे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप ये सब जान लीजिए बस, फिर इसमें हम लोग जीन का मॉडिफिकेशन करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट मटेरियल्स भी बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के यूज से, यहाँ पे ये दिखाया गया है। अब बायोटेक्नोलॉजी इज ए इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, रूट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फॉर्म ह्यूमन। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो साइंसेज हैं उसको यूटिलाइज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ये कोई एक सेपरेट साइंस नहीं है, इससे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। तो बायोटेक्नोलॉजी को कभी ये आप भूल मत करिएगा कि ये अलग टाइप की साइंस है, इससे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। तो इसमें आप मैथमेटिक्स भी यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग का भी यूज होगा, कंप्यूटर साइंस का भी यूज होता है। तो इससे नाउ है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। एंड रूट सब्जेक्ट्स इज द utilized for drug development, environment and aquatic biotechnology, agriculture biotechnology. Here different branches on the basis of their application, we have developed this kind of biotechnology branches. बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक नई ब्रांच है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर डेटा का यूज करते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेटा, जीनोमिक डेटा का जनरेशन होता है, उसको कैसे आप, कोई भी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उसको एनालाइज कर पाए। तो इसी से विद द हेल्प ऑफ वी कंप्यूटर वी कैन एनालाइज द दिस डेटा इजीली। These are the different fields of the biotechnology: microbial biotechnology, agriculture, animal biotechnology, forensic biotechnology, bioremediation, marine biotechnology, and medical biotechnology. So on the basis of their application, we could also divide the biotechnology। माइक्रोबियल में माइक्रोब्स का स्टडी होता है, मैनिपुलेट करना है माइक्रोबियल डीएनए को फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड, ये हम लोगों ने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एग्रीकल्चर में जो ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है, कोल्ड टॉलरेंस, डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में वो कैसे बेस्ट ग्रो कर सकते हैं, उसको हम लोग इंजीनियर कर सकते हैं फॉर द टू ऑब्टेन ग्रेटर फूड यील्ड। और इसको यूज फॉर मॉलिकुलर फार्मिंग plants bioengineers are produce recombinant proteins।
लेकिन इसकी कई ड्रॉबैक्स भी हैं, एथिकल इश्यूज भी हैं, वो हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि इन जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप्स का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है। यहाँ पे मेनी स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ाई जा सकती है फॉर द बायोफोर्टिफिकेशन, एक टेक्निक होती है उसके जरिए से, तो वो भी हम लोग फाइट रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट इस टाइप के क्रॉप्स को डेवलप किया जाता है। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जा रहे हैं, बिकम रिएक्टर, दे कंटेन जीन्स फ्रॉम एंडोसोल एंड प्रोड्यूस प्रोटीन इन देयर मिल्क। एनिमल्स आर यूज एज नॉकआउट एक्सपेरिमेंट। नॉकआउट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जिस जीन की इन्फॉर्मेशन हमें जाननी होती है उस जीन को हम हटा देते हैं, नॉकआउट कर देते हैं, और ये देखते हैं कि वो जो एनिमल है उसमें उसके लक्षण आते हैं कि नहीं आते। इस टाइप के एक्सपेरिमेंट भी हम लोग नॉकआउट एक्सपेरिमेंट में किए जाते हैं, तो उसको एज ए टूल भी यूज किया जाता है। So these are the various techniques I will discuss in some of the classes: DNA fingerprinting, tracking AIDS, Lyme diseases, testing of food products to see if बायोरिमिडेशन, इसमें एनवायरनमेंट में यूज किया जाता है, इसको माइक्रोबियल प्रोसेस आर यूज टू डिग्रेड द नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंस। एक्वाकल्चर, फिश के लिए यूज किया जा रहा है, ट्रांसजेनिक सल्मन। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में नई टेक्नोलॉजी ड्रग्स वैक्सीन का बनाया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने सारे जीन को, ह्यूमन के जीन को डिवाइड सर्च कर लिया है, एक डेटाबेस बन गया है, उससे हम लोग जीन थेरेपी कर पाएंगे। सेल स्टेम सेल टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ किया जा रहा है